हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हुसैन अहमद और मैं लेकर के आई हूं आपके लिए चैप्टर 8 फोर्स एंड प्रेशर का एक वन शॉट रिवीजन। तो क्या आप तैयार हैं इस पूरे चैप्टर को एक सिंगल गो में समझने के लिए? लेट अस बिगिन विद द टॉपिक्स टू बी कवर्ड टुडे, जो कि हैं फोर्स, अ पुश और अ पुल, फोर्सेस आर ड्यू टू एन इंटरैक्शन, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, अ फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, प्रेशर और प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, एंड एट लास्ट हम पढ़ेंगे अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो तैयार हो जाते हैं एक एक टॉपिक को समझने के लिए। सबसे पहले देखते हैं कि जो फोर्स होती है ये एक पुश या फिर पुल होती है। यहाँ पर हम इन केसेस में देख सकते हैं कि यहाँ पर पुश अप्लाई हो रही है, यहाँ पर पुश एंड पुल दोनों यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, और फाइनली यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि द पर्सन इज पुलिंग द थ्रेड। सो हम देख सकते हैं कि जो फोर्स है यहाँ पर हम तीनों केसेस में बोल रहे हैं कि फोर्स एक्सर्ट हो रही है, और जो फोर्स है ये एक पुश होती है या फिर एक पुल होती है। ऑल राइट, सो हमने देखा कि जो फोर्स है वो ये पुश या पुल होती है। तो कुछ एक्शंस होते हैं जैसे कि पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग समथिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकरिंग, पुशिंग या फिर पुलिंग। ये ऑफन हम यूज करते हैं टू डिस्क्राइब अ सर्टेन टास्क। हम कुछ टास्क को डिस्क्राइब करने के लिए यही बोलते हैं कि वी आर किकिंग इट, हिटिंग इट, लिफ्टिंग इट, पिकिंग, ओपनिंग। सो ईच ऑफ दीज एक्शंस यूजुअली रिजल्ट करते हैं किसमें? सम काइंड ऑफ चेंज। यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, ओके, इन द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हम देख सकते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसे चेंज हो रहे हैं इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब स्टेट ऑफ मोशन क्या क्या हो सकती है? या तो वो स्टेशनरी हो सकता है या फिर वो किसी स्टेट ऑफ मोशन में हो सकता है। ऑल राइट, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कुछ भी चेंज होता है इन स्टेट ऑफ मोशन जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर कुछ एक्शंस करते हैं जैसे कि पिकिंग, ओपनिंग। ऑल राइट, सो हम बोल सकते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन में यहाँ पर चेंज होता है। सो इन साइंस हम क्या बोलते हैं कि जो पुश है या फिर पुल है, जो पुश या फिर पुल है इसी को हम बोलते हैं फोर्स। किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स। ऑल राइट, सो अ मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन। अब जो बॉल होती है जो मूव कर रही होती है वो स्लो डाउन कर जाती है। समटाइम्स इट में चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, कभी कभी उसका मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या फिर इट्स ऑल्सो पॉसिबल दैट द बॉल में स्लो डाउन एंड ऑल्सो चेंज इट्स डायरेक्शन। तो हम जानते हैं कि कभी भी जो बॉल होगी अपना अगर डायरेक्शन चेंज कर रही है, रुक रही है स्टेट पे, तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई हो रही है। ऑलराइट, तो सपोज करो कि एक मैन स्टैंडिंग बिहाइंड अ स्टेशनरी कार। अब एक आदमी है जो एक स्टेशनरी कार के पीछे खड़ा हुआ है, तो क्या इस आदमी के सिर्फ खड़े रहने से वहां पर वो जो कार है ऑटोमेटिकली मूव करने लग जाएगी? नहीं, राइट। सो अब सपोज द मैन नाउ बिगिंस टू पुश। अब अगर वो इंसान जो आदमी है वो अब उस गाड़ी को पुश कर रहा है, तो क्या वो कार मूव कर सकती है? यस। अब यहाँ पर वो पुश कर रहा है तो फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब फोर्स अप्लाई करने से वो जो कार है वो मूव करने लग जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ है। स्टेट ऑफ मोशन किसकी वजह से चेंज हुआ है? फोर्स की वजह से। तो हम एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि यस, द फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब देखते हैं कि जो फोर्सेस होती है ना वो किसी इंटरैक्शन की वजह से होती है। यहाँ पर ये कुछ केसेस है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फोर्सेस है ये दो ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आने की वजह से यहाँ पर फोर्स एक्सर्ट हो रही है एक दूसरे के ऊपर। ऑलराइट, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जब ये दोनों इस स्ट्रिंग को पुल कर रहे हैं तो यहाँ पर रोप पर जो है फोर्स अप्लाई हो रही है, और ये दो चीज़ों के इंटरैक्शन से हो रही है। तो फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स हम ये बता सकते हैं कि we can infer that at least two objects must interact for a force to come into play। तो अब अगर एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट्स जो है वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो ये जो फोर्स होती है इट कम्स इनटू प्ले। सो दस एन इंटरैक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट। जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट करता है तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में फोर्स एक्सर्ट होती है। ऑलराइट, सो हम जानते हैं कि जो फोर्स होती है इट नीड्स at least two objects to come into play। So अब क्या करते हैं, हम एक्सप्लोर करते हैं फोर्सेस को। सबसे पहले तो अब अगर हम किसी भी एक हैवी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर चूज करें, लाइक अ टेबल और अ बॉक्स विच यू कैन मूव बाय पुशिंग, ओके, सो ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योरसेल्फ। कैन यू मूव इट? ओके, तो अब अगर कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है अगर हम खुद से मूव करना ट्राई करें तो इट्स वेरी हार्ड टू मेक इट मूव, राइट? इज इट नॉट? सो नाउ आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू इन पुशिंग इट। अब अगर आप किसी फ्रेंड की हेल्प लेते हो टू पुश अ हैवी ऑब्जेक्ट, now it becomes easier to make it move। so is it easier to move it now? yes। so can you explain why? अब यहाँ पर हम क्यों इसको easily move कर सकते हैं? क्योंकि जब दो लोग किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स को एक्सर्ट करते हैं तो उन दोनों की फोर्स ऐड हो जाती है इन द सेम डायरेक्शन, और इट कैन मूव इवन ईजियर नाउ। सो नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट, बट अब अगर यहाँ पर
दो लोगों ने एक साथ में फोर्स एक्सर्ट की तो उन दोनों की जो फोर्सेस है वो ऐड हो गई, क्योंकि यहाँ पर दोनों की जो फोर्स एक ही डायरेक्शन में थी। ओके, तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक ही डायरेक्शन में किसी तीसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उनके जो फोर्सेस है, उनका मैग्नीट्यूड, उनकी वैल्यूज ऐड हो जाती है। ओके, तो वो फोर्सेस जुड़ जाती है और एक ग्रेटर फोर्स बन करके रिजल्ट करती है। बट अब अगर क्या करें हम, ऑपोजिट चेंज, मतलब अब अगर हम फोर्स उतनी ही अप्लाई करें पर ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई करें तो क्या होगा? सो अब क्या ऑब्जेक्ट मूव करेगा? अब अगर दोनों ही इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों ही इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप भी उतनी ही फोर्स लगा रहे हो ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑन द हैवी ऑब्जेक्ट, और द अदर पर्सन, आपका फ्रेंड भी, वो भी उतनी ही फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ऑन द ऑब्जेक्ट। तो अब क्या होगा? अब अगर हम दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्सेस को अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगी क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। सो कैन यू गेस which one of you is applying a larger force? Okay, so force applied on an object is the same direction at to one another. अब ऐसा भी हो सकता है कि जो आप हो, आपने ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, तो अब अगर आप और आपके दोस्त में से जो भी ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करता है, जो भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करता है ऑन दी हैवियर ऑब्जेक्ट, वो उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। यस और नो? सो हम ये भी बोल सकते हैं कि जिसकी फोर्स ग्रेटर है वो ज़्यादा उस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। ऑल राइट, सो अब हम जानते हैं कि हैव यू एवर सीन अ गेम ऑफ टग ऑफ वॉर? क्या आपने ऐसा टग ऑफ वॉर गेम देखा है या नहीं? सो इन दिस गेम टू टीम्स पुल द रोप इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ऐसे टग ऑफ वॉर में ऑपोजिट डायरेक्शन में रोप्स को पुल किया जाता है बाय टू टीम्स। सो मेंबर्स ऑफ बोथ द टीम्स ट्राई टू पुल द रोप इन देयर डायरेक्शन। अब इस साइड के मेंबर्स इस डायरेक्शन में रोप को पुल करने की कोशिश करेंगे, इस तरफ के मेंबर्स इस डायरेक्शन में रोप को पुल करने की कोशिश करेंगे। समटाइम्स द रोप सिंपली डज नॉट मूव। अब कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों टीम मेंबर्स इतना ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं पर रोप मूव ही नहीं कर रही। क्यों होता है ऐसा? तब क्या होता है कि दोनों जो टीम मेंबर्स है वो इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं। सो द टीम दैट पुल्स हार्डर दैट इज अप्लाइज अ लार्जर फोर्स। जिस टीम ने ज्यादा फोर्स अप्लाई की टू पुल इट, वो वाली टीम जो होती है वो जीत जाती है। ऑल राइट, सो हमने देखा कि टग ऑफ वॉर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम है। हाँ, यहाँ पर फोर्सेज अप्लाई हो रही है। सो इफ द टू फोर्सेज एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द नेट फोर्स, यहाँ पर नेट फोर्स जो होगी ये डिफरेंस बताएगी व्हेन द टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ओके, सो रिकॉल दैट इन टग ऑफ वॉर व्हेन टू टीम्स पुल इक्वली हार्ड द रोप डज नॉट मूव इन एनी डायरेक्शन। अब क्या होता है? जो नेट फोर्स होती है इट कम्स इनटू प्ले। तो यहाँ पर नेट फोर्स क्या होती है? ये माइनस हो जाती है। जो ऑपोजिट डायरेक्शन है ना, उसमें जो फोर्स 1 है, फॉर एग्जांपल जो टीम 1 है, ये मान लो कि ये 200 न्यूटन की फोर्स लगा रही है, ये 200 न्यूटन की फोर्स लगा रही है। जो टीम 2 है, ये मान लो जो फोर्स 2 है ये 150 न्यूटन की फोर्स लगा रही है। तो यहाँ पर नेट फोर्स हो जाएगी 50 न्यूटन, नेट फोर्स हो जाएगी 50 न्यूटन, और जो टीम 1 है उसकी डायरेक्शन में जो रोप होगी वो पुल हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ना दोनों फोर्सेस के बीच में, F1 माइनस F2, यही होता है नेट फोर्स। यही होता है, क्या होता है यही होता है नेट फोर्स। और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन उसकी डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स अप्लाई हुई थी। ऑल राइट, सो यहाँ पर हमें पता चलता है कि नेट फोर्स की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करता है। सो वी कैन लर्न दैट द फोर्स कुड बी लार्जर और स्मॉलर देन दी अदर और इक्वल टू ईच अदर। अब दो फोर्सेस क्या क्या हो सकती है? या तो वो इक्वल हो सकती है, या एक फोर्स दूसरे से ज़्यादा हो सकती है, या फिर एक दूसरे से कम हो सकती है। सो द स्ट्रेंथ ऑफ अ फोर्स इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। अब ये जो होते हैं वो मैग्नीट्यूड से हम बता सकते हैं। इन जनरल मोर देन वन फोर्स मे बी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, हाउएवर द इफेक्ट, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑन द ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट। ऑलराइट, तो अब जो डिफरेंट हो सकती है दो फोर्सेस, बट जो रिजल्टेंट होता है वो डिपेंड करता है कि नेट फोर्स किसकी ज़्यादा है और कौन सी डायरेक्शन में है। ऑलराइट, अब ये देखो, अब सेम क्वेश्चन आता है कि ये फिगर है, ओके, इसमें यहाँ पर एक है A और एक है B। टू बॉयज A एंड B आर शोन अप्लाइंग फोर्स ऑन अ ब्लॉक। इफ द ब्लॉक मूव्स टुवर्ड्स द राइट, अब हम बोल रहे हैं कि ये जो ब्लॉक है ना ये राइट की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओके, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो बताओ कि यहाँ पर क्या स्टेटमेंट ट्रू है। अब हम ये जान सकते हैं कि अगर वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि जो A है इसने ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट की होगी, तभी तो वो उस डायरेक्शन में ज़्यादा मूव कर रहा है, हाँ कि ना। सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय A इज ग्रेटर दैन B, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय A इज स्मॉलर दैन दैट ऑफ B, या फिर नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इज टुवर्ड्स A, या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड बाय A इज इक्वल टू B। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ A है ये ग्रेटर है देन दैट ऑफ B। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड बाय A इज बिगर देन दैट ऑफ B, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द ब्लॉक मूव्स टुवर्ड्स द राइट, दैट इज टुवर्ड्स B। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि A ने ज़्यादा फोर्स लगाई जिसकी वजह से वो राइट की डायरेक्शन में मूव करने लग गया। ऑल राइट, तो अब हम जानते हैं कि जो फोर्स है इसकी SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। ऑल राइट, और इसको हम N से, कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अब हम जानते हैं कि अ फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। अब जैसे कि हमने देखा था कि एक फोर्स होती है ना, उससे एक
स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव करने लग सकता है और एक मूविंग ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो सकता है। सो यू माइट रिकॉल सच सिचुएशंस, फॉर एग्जांपल जैसे कि यू टेकिंग अ पेनल्टी किक इन फुटबॉल, तो जो प्लेयर होता है जो अप्लाई करता है फोर्स को ऑन द बॉल, बिफोर being the hit the ball was at rest so its speed was 0। अब हिट करने से पहले उसकी स्पीड 0 थी, इट वॉज स्टेशनरी, बट अगर हमने किक किया तो उसको फोर्स लगी तो फिर द बॉल स्टार्ट्स टू मूव, तो रेस्ट से वो मोशन में आ गई, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ मोशन चेंज हुआ या नहीं, सो द अप्लाइड फोर्स मेक्स द बॉल मूव टुवर्ड्स द गोल। अभी सपोज द गोलकीपर डाइव्स और जंप्स अप टू सेव द गोल, अब अगर वो डाइव कर रहे हैं, जंप अप कर रहे हैं, तो क्या होगा, बाय हिज एक्शन द गोलकीपर ट्राइज टू अप्लाई अ फोर्स ऑन मूविंग बॉल, तो द फोर्स अप्लाइड बाय हिम कैन स्टॉप और डिफ्लेक्ट द बॉल, सो सेविंग अ गोल बीइंग स्कोर्ड। अब क्या होता है कि अगर उसके ऊपर जंप किया है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो बॉल है या तो वो रुक सकती है या फिर दूसरी डायरेक्शन में भी जा सकती है। ओके, तो अगेन चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है यहाँ पे, स्टेट ऑफ मोशन। ओके, या फिर डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है अगर दूसरी तरफ से फोर्स को अप्लाई किया जाएगा। सो इफ द गोलकीपर सक्सीड्स इन स्टॉपिंग द बॉल द स्पीड डिक्रीजेस टू 0। अब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्टॉप हो रहा है यानी कि उसकी स्पीड जो हो रही है वो डिक्रीज हो रही है टू 0। ऑल राइट, तो अब हम ये देख सकते हैं कि ये ऑब्जर्वेशंस जो होती है ये सजेस्ट करती है कि ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो सकती है बाय फोर्स। यस और नो, यहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो सकती है बाय फोर्स। सो इफ द फोर्स अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अब अगर जो उसकी मोशन है उसी में अगर और फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो स्पीड बढ़ जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल ऑलरेडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, ओके, इस तरफ जा रही है, लेफ्ट की तरफ जा रही है, ठीक है, एक बॉल मूव कर रही है, आपने थोड़ी सी और उसको पुश कर दिया इसी डायरेक्शन में, उसकी स्पीड बढ़ी या नहीं, बॉल और भी तेज जाने लग जाएगी या नहीं, हाँ कि ना। तो यहाँ पर क्या होता है ना कि अगर उसी डायरेक्शन में हम उसको और भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसको हम अगर और ज़्यादा फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ओके, सो इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अब अगर कोई बॉल इस तरफ जा रही है, मैं इस तरफ से उसको फोर्स दूँ तो क्या होगा, तो द रिजल्ट इज डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अब क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। बॉल इस तरफ मूव कर रही है, मैंने इधर से फोर्स लगा दी, तो क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी या फिर वो रेस्ट पर आ जाएगी। ओके, इट कैन डिक्रीज टू 0 ऑल्सो। सो अब क्या होगा कि हमने बहुत सारे यहाँ पर देखे चिल्ड्रन कंपीटिंग विद वन अनदर इन मूविंग अ रबर टायर, ऐसे बहुत सारे बच्चों को खेलते हुए हमने देखा है। अब इसमें क्या होता है कि जो रबर है वो मूव करती जाती है और एवरी टाइम यू हिट इट यहाँ पर उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। ओके, सो यहाँ पर एवरी टाइम इट इज पुश्ड, यहाँ पर उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। सो इन क्रिकेट अ बैट्समैन जो होता है वो प्ले करता है हिज और हर शॉट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉल विद द बैट। यहाँ पर जो फोर्स होती है वो अप्लाई की जाती है ऑन द बॉल विद द बैट, यस और नो। सो इफ इज देयर एनी चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल इन दीज केसेज, यहाँ पर मोशन ऑफ बॉल की जो डायरेक्शन चेंज होगी, yes, हो सकती है। इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स द स्पीड एंड द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल चेंजेस ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। तो अब जब भी फोर्स लगती है ना तो डायरेक्शन चेंज हो सकती है, स्पीड चेंज हो सकती है। ऑल राइट, सो हमें यहाँ पर पता चलता है कि फोर्स से स्पीड एंड डायरेक्शन चेंज हो सकती है। सो व्हाट हैपेंस व्हेन यू अप्लाई अ फोर्स ऑन इन्फ्लेटेड बलून बाय प्रेसिंग इट बिटवीन योर पाम्स। अब क्या होता है कि अब अगर एक बलून है उसको आप अपने हैंड्स के बीच में यहाँ पर क्या करते हो, फोर्स लगाते हो। सो व्हाट हैपेंस टू द शेप ऑफ बॉल ऑफ डो व्हेन इट इज रोल्ड टू मेक अ चपाती। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर शेप चेंज हो जाता है, यहाँ पर शेप चेंज हो जाता है। अब क्या करते हैं हम, जो डो होता है, आटा गूंदना होता है ना, उस टाइम पर जब भी हम उसको ऐसे क्या कहते हैं, उसको हिट करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर अगेन चेंज इन शेप हमें देखने को मिलता है। ओके, सो यहाँ पर शेप ऑफ बॉल ऑफ डो व्हेन इट इज रोल्ड टू मेक अ चपाती। अगेन अगर हम आटे में से बॉल बनाते हैं तो यहाँ पर अगेन उसका हमने क्या किया, चेंज इन शेप किया। इसके बाद में व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रेस अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल। अब अगर हम रबर बॉल जो होगा उसको अगर हम प्रेस करते हैं ऑन द टेबल तो उसका भी चेंज इन शेप हो जाएगा। सो इन ऑल दीज एग्जाम्पल्स यू सॉ दैट एप्लीकेशन ऑफ फोर्स में चेंज इट्स शेप। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फोर्स होते हैं इसको अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट पर उसका शेप जो होता है वो चेंज हो सकता है। ऑल राइट, सो हैविंग परफॉर्म्ड ऑल दीज एक्टिविटीज यू वुड हैव रियलाइज दैट फोर्स क्या क्या कर सकती है, इट कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम रेस्ट। फोर्स से क्या हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो मूव करने लग सकता है। फोर्स से क्या हो सकता है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज हो सकती है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ फोर्स। फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है ऑफ मोशन। फोर्स क्या कर सकता है, चेंज इन शेप ला सकता है ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, सो ये सारी एक्टिविटीज से हमने ये सारी चीज़ें प्रूव की कि फोर्स जो है ये चेंजेस ला सकती है।
अब कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती है? कॉन्टैक्ट फोर्सेस बाय द नेम इटसेल्फ हमें पता चलता है कि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने के बाद में एक दूसरे पर एक फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि हम यहाँ पर अगर माने कि जैसे हम लोग बहुत सारी बुक्स को लिफ्ट कर रहे हैं, ओके, तो यहाँ पर हम कौन सी फोर्स को एक्सर्ट करेंगे? ऑफ कोर्स इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स, बट विच वन? सो यहाँ पर द फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। अब यहाँ पर मसल्स से ये एक्शन जो है, फोर्स जो है वो कॉज की जा रही है, तो द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स इज नोन एज द मस्क्यूलर फोर्स। यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई होगी वो होगी कौन सी? मस्क्यूलर फोर्स अप्लाई होगी। ऑलराइट, यहाँ पर हम एक और केस देख सकते हैं जहाँ पर मस्क्यूलर फोर्स अप्लाई हो रही है। ओके, व्हेन वी लिफ्ट अ बकेट फुल ऑफ वाटर, यहाँ पर भी मस्क्यूलर फोर्स जो होगी वो अप्लाई होगी। ऑलराइट, सिंस मस्क्यूलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन इट इज इन कॉन्टैक्ट विद एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जहाँ पर जब भी किसी ऑब्जेक्ट के हम कॉन्टैक्ट में आते हैं तभी हम कोई ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं, राइट? दिस इज वाई वी कॉल इट मस्क्यूलर फोर्स, और ये जो मस्क्यूलर फोर्स होती है वो एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने देखा कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स भी यूटिलाइज करते हैं अपने कॉन्टैक्ट फोर्स को, मस्कुलर फोर्स को। दे मेक यूज ऑफ द मस्कुलर फोर्स टू कैरी फिजिकल एक्टिविटीज एंड अदर टास्क। हमने देखा है कि एनिमल्स से भी बहुत सारे मस्कुलर फोर्स को यूटिलाइज करके फिजिकल एक्टिविटीज और अदर टास्क कराए जाते हैं। ऑलराइट, सो एनिमल्स लाइक बुलक्स, हॉर्स, डोंकीज, इन सबको यूज किया जाता है, कैमल्स को भी यूज किया जाता है टू परफॉर्म टास्क फॉर अस, और इन परफॉर्मिंग दिस टास्क दे यूटिलाइज मस्कुलर फोर्स। ऑलराइट, दे यूज मस्कुलर फोर्स। अब कुछ और, जैसे कि अब हम कुछ और तरह की कॉन्टैक्ट फोर्सेस देख सकते हैं, जैसे कि एक बॉल जो होती है वो मूव करे धीरे धीरे अपने आप ही एक टाइम आता है जब वो बॉल स्टॉप कर जाती है, होता है या नहीं? सो व्हेन वी स्टॉप पेडलिंग अ बाइसाइकिल, अब हम कोई बाइसाइकिल को पेडल कर रहे हैं, ओके, हम बाइसाइकिल चला रहे हैं, इट ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू अ स्टॉप। अब अगर पेडल करते करते आप स्टॉप कर जाओ, अपने आप साइकिल भी रुक जाएगी थोड़ी देर के बाद में, होता है या नहीं? तो अब ऐसे ही एक कार या स्कूटर भी रेस्ट पर आ जाता है। अब अगर उसका इंजन हम स्विच ऑफ कर जाए और उसके बाद भी अगर हम किसी बोट को रो कर रहे हैं, ओके, किसी बोट को रो कर रहे हैं, तो अब अगर रो करना छोड़ दो तो बोट भी एक जगह पर रुक जाएगी या नहीं? हो जाता है, होता है या नहीं होता है? तो ये सब क्यों होता है? इन ऑल दिस सिचुएशंस नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग। हमें लग रहा है कि कोई फोर्स अपीयर ही नहीं कर रही है, कोई फोर्स यहाँ पर लग ही नहीं रही है, पर यहाँ पर स्पीड तो डिक्रीज हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी चल रहा है, मोशन में है, और उसकी स्पीड डिक्रीज हो जा रही है? ये तो जादू हो गया। तो एंड दे कम टू रेस्ट आफ्टर सम टाइम। तो व्हाट कॉजेज द चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन? यहाँ पर स्टेट ऑफ मोशन कैसे यहाँ पर कॉज हो रहा है? हमने पढ़ा था कि सिर्फ फोर्सेज ही होते हैं जिनसे स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो सकता है। सो कुड सम फोर्स बी एक्टिंग ऑन देम? क्या उन पर कोई फोर्स लग रही है? या फिर कैन यू गेस द डायरेक्शन in which the forces must be acting in each case? तो यहाँ पर the force responsible for changing the state of motion of objects in all these examples was the force of friction। यहाँ पर एक force लग रही है, जी हाँ, यहाँ पर एक force लग रही है और वो force है friction force। यहाँ पर ये जो force है वो है force of friction। तो ये जो फोर्स होती है ना, ये बिटवीन द सरफेस ऑफ द बॉल, ये बॉल के सरफेस के बीच में एंड द ग्राउंड के बीच में हो रही है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बॉल और ये जो सरफेस ऑफ द बॉल है और जो सरफेस ऑफ द ग्राउंड है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स यहाँ पर लग रही है वो कौन सी फोर्स है? इट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ऑलराइट, सो सिमिलरली फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड द बोट, ये जो वाटर और बोट के बीच में जो फ्रिक्शन था ना यहाँ पर, उसी की वजह से जब हमने रो करना छोड़ा ना, तो वाटर और बोट के बीच में जो सरफेस है यहाँ पर ना एक फ्रिक्शन फोर्स एक्ट की, जिसकी वजह से बोट भी एक टाइम के बाद में रेस्ट पर आ जाती है। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने देखे फ्रिक्शन फोर्स के एग्जांपल। सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स ऑन ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट्स, जितने भी मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सब पर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई होती है, एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब अगर मेरा मोशन इस तरफ है, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन इस तरफ है, तो उसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन है उधर पर, ऑपोजिट डायरेक्शन पर, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन पर ये एक फोर्स लगती है, फ्रिक्शन फोर्स। ऑलराइट, किसी भी मोशन के लिए एक ऑपोजिट फोर्स लगती है इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर अप्लाई होती है। सो सिंस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट, यहाँ पर कॉन्टैक्ट की वजह से, दो सरफेस के बीच में कॉन्टैक्ट की वजह से उनमें इरेगुलरिटीज की वजह से फ्रिक्शन फोर्स कॉज हो रही है। सो इट इज ऑल्सो अ कॉन्टैक्ट फोर्स। सो फ्रिक्शन फोर्स को भी हम कॉन्टैक्ट फोर्स बोल रहे हैं बिकॉज ये दो ऑब्जेक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आने के बाद में होती है। सो फ्रिक्शन स्लोज डाउन मूविंग ऑब्जेक्ट। अब कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है उसको वो स्लो डाउन करती है फ्रिक्शन, और प्रिवेंट करती है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को फ्रॉम मूविंग। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है तो वो मूव नहीं करता है, क्यों? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। सो फ्रिक्शन अराइजेस ड्यू टू इरेगुलरिटीज बिटवीन द सरफेस। अब दो सरफेसेस के बीच में जितनी इरेगुलरिटीज है वो आपस में इंटरलॉक हो जाती है, जिसकी वजह से एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी ही रहता है और मूविंग ऑब्जेक्ट भी कुछ टाइम के बाद में स्लो डाउन कर जाता है फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से, इरेगुलरिटीज की वजह से। तो फ्रिक्शन के एग्जाम्पल्स होते हैं जैसे वॉकिंग, रनिंग, ये भी एक एग्जाम्पल होता है फ्रिक्शन का। ड्राइविंग अ कार भी एक एग्जाम्पल होता है फ्रिक्शन का, और ब्रेकिंग भी एक एग्जाम्पल होता है फ्रिक्शन का। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने बात की कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती है।
अब हम बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होती है। अब कुछ फोर्सेस ऐसी भी होती है जो कि दो ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आने पर भी अप्लाई हो सकती है। तो ऐसी कुछ फोर्सेस होती है जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जैसे कि लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। हमने देखा है मैग्नेट्स के साथ में बहुत ज़्यादा गेम्स खेलते खेलते हमने देखा था कि जो लाइक पोल्स होते हैं, जैसे कि ये दो मैग्नेट है, नॉर्थ पोल यहाँ पर है, अगेन इसका भी नॉर्थ पोल यहाँ पर है, तो क्या अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे? बहुत जोर से रिपेल होंगे। ये दो लाइक पोल्स ऑफ द मैग्नेट ये बहुत जोर से रिपेल होंगे। सो बट अनलाइक पोल्स जो होंगे वो अट्रैक्ट ईच अदर। अब अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुश और पुल। अब यहाँ पर भी पुश और पुल हो रहा है या नहीं? हो रहा है या नहीं? पुश या पुल हो रहा है यहाँ पे, राइट? सो ये भी एक फोर्स ही हुआ, फोर्स है या नहीं? सो डू यू हैव टू ब्रिंग द मैग्नेट्स इन कॉन्टैक्ट फॉर ऑब्जर्विंग द फोर्स बिटवीन देम? यस, हमें उनको ऑब्जर्व करने के लिए हमें एग्जैक्टली उनको कॉन्टैक्ट में नहीं लाना होगा, हमें एक डिस्टेंस से भी इनको हमें हमारी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो फील हो जाएगी, वो सेंस हो जाएगी। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो फोर्स है ना वो एग्जैक्टली कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। यहाँ पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद इट, इसीलिए हम उसको नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स बोलते हैं। सो द फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन भी, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनको भी जो मैग्नेट्स होते हैं अट्रैक्ट करते हैं विदाउट एक्चुअली कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद देम। सो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं ना उनके साथ भी जब यहाँ पर फोर्स ऑफ मैग्नेट लगती है तो वो भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स ही कहलाएगी। ऑल राइट, सो हमने देखे यहाँ पर एक, हाँ, द गिवन फिगर शोज दैट पेपर बिट्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्लास्टिक कोम। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो प्लास्टिक कोम है ना इससे कुछ पेपर पीसेस अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये कौन सी फोर्स है? ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। ये वाली एक्टिविटी हमने सबने की है ना। हमने क्या किया है, कोम को थोड़ा सा क्या कहते हैं रब करने के बाद में जो पेपर्स है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं उससे। तो ये फोर्स क्या होती है? ये हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है ये ऐसी फोर्स होती है जो कि चार्ज्ड बॉडी से एक्सर्ट की जाती है ऑन अनदर। अब कोई भी एक चार्ज्ड बॉडी है, जैसे कि हमने यहाँ पर जो कोम है इसको रब किया था या नहीं? तो यहाँ पर जो कोम था उसको हमने रब किया। अब जब हमने कोम को रब किया तो उसमें कुछ चार्जेस ऑब्टेन हुए, कोम में कुछ चार्जेस ऑब्टेन हुए। अब जब ये जो चार्जेस है इसकी वजह से कोई और बॉडी, कोई और ऑब्जेक्ट जो कि चार्ज भी हो सकता है, अनचार्ज भी हो सकता है, अब अगर वो उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट करता है तो पुश या पुल एक्सर्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, ये जो फोर्स है यहाँ पर क्या होगा कि एक चार्ज बॉडी से फोर्स अप्लाई हो रही है ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, तो इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। सो दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर जो दो बॉडीज है वो कॉन्टैक्ट में नहीं आ रही, पर फिर भी यहाँ पर जो फोर्स है अपने आप उसको पुश या पुल कर रही है, तो इसीलिए इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। सो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो अ स्ट्रॉ इज सेड टू हैव अक्वायर्ड। अब ये जो केस है ना यहाँ पर भी हम ये देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉ को मैंने हैंग किया और दूसरी स्ट्रॉ मेरे हाथ में। ओके, तो अब अगर मैंने ये जो स्ट्रॉ है ये भी रब्ड है। ओके, द स्ट्रॉ रब्ड विद पेपर अट्रैक्ट्स अनदर स्ट्रॉ बट रिपेल्स। अब देखो, अब अगर ये जो स्ट्रॉ है मैंने यहाँ पर रखी है, ठीक है, इसको मैंने पेपर से रब किया। अब जो दूसरी स्ट्रॉ है, अब अगर मैं बिना रब की हुई स्ट्रॉ को इसके पास में लाऊंगी ना तो ये दोनों स्ट्रॉ आपस में अट्रैक्ट करेंगी। बट अब अगर ये स्ट्रॉ भी रब्ड है, ओके, तो इसके पास में चार्जेस आ जाएंगे। ओके, इसके पास में चार्जेस आ जाएंगे। और अगर ये जो स्ट्रॉ है ये भी रब्ड है, इसके भी पास में चार्जेस आ जाएंगे। तो जो सिमिलर चार्जेस हो जाएंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, है ना। तो अगर दोनों ही स्ट्रॉज रब्ड होंगी तो उस केस में क्या होगा? वो रिपेल करेंगे। बट अगर एक स्ट्रॉ रब्ड है और दूसरी रब्ड नहीं है तो एक पर चार्ज है दूसरे पर चार्ज नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? वो अट्रैक्ट करेगी। तो द स्ट्रॉ इज सेड टू हैव अक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। अब ये जो स्ट्रॉ है इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जाता है व्हेन वी रब इट आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विद अ शीट ऑफ पेपर। सच अ स्ट्रॉ इज एन एग्जांपल ऑफ अ चार्ज्ड बॉडी। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ऑलराइट, सो अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। अब एक और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स। सो यू नो दैट इन अ कॉइन और अ पेन, अब अगर कॉइन या फिर पेन हमारे पास से क्या कहते हैं फॉल कर जाता है हमारी पॉकेट से या कहीं पर से भी हाथ से गिर जाता है, तो वो कहाँ पर जाता है? वो नीचे ज़मीन पर जाता है या नहीं? सो वो ग्राउंड की तरफ जाता है व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड। सो लीव्स एंड फ्रूट्स, जो लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जब भी ये पेड़ से गिरते हैं तो कहाँ पर जाते हैं? ग्राउंड पर ही जाते हैं व्हेन दे गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई इट इज सो? हम जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि व्हेन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड इट इज एट रेस्ट, और जब वो रिलीज किया जाता है तो वो डाउनवर्ड्स मूव करने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स फॉल टुवर्ड्स द अर्थ। ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ये जो भी चीज़ें होती है ये अर्थ की तरफ क्यों फॉल करते हैं? बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी।
कौन सी फोर्स की वजह से? ग्रेविटी फोर्स की वजह से जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अर्थ की तरफ जाते हैं। सो दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटी जो है वो एक अट्रैक्टिव फोर्स है। सो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है ना, ये ऑल ऑब्जेक्ट्स पर क्या कहते हैं, ये ऑल ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई करती है। ओके, ये सभी ऑब्जेक्ट्स पर एक्ट करती है और द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट वी बीइंग अवेयर ऑफ इट। हमें पता भी नहीं रहता है पर हमारे ऊपर ग्रेविटी जो फोर्स है ये ऑल द टाइम अप्लाई होती रहती है, एक्ट होती रहती है। ऑलराइट, सो ग्रेविटी एक सिर्फ अर्थ की ही प्रॉपर्टी नहीं है। सिर्फ ऐसा मत सोचना कि सिर्फ अर्थ पर ही ग्रेविटी है। इस यूनिवर्स में एवरी ऑब्जेक्ट, जितने इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट है ना, सबके पास में ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। वो भले छोटे हो या लार्ज ऑब्जेक्ट्स हो, सभी एक्सर्ट करते हैं फोर्स ऑन एवरी अदर ऑब्जेक्ट। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका एग्जाम्पल ये भी है कि सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं ना, सन की ग्रेविटी की वजह से वो अपने ऑर्बिट्स में अलाइंड रहते हैं। सो वाटर बिगिंस टू फ्लो टुवर्ड्स द ग्राउंड as soon as we open the tap। ऑलराइट, ये भी ग्रेविटी की वजह से ही होता है। वाटर्स एंड रिवर्स भी जो होते हैं वो डाउनवर्ड्स फ्लो करते हैं ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अब अगर हम बात करें, अभी तक हमने बात की फोर्स की, अब हम बात करेंगे प्रेशर की। ओके, सो जो प्रेशर में क्या होता है, सबसे पहले ट्राई टू पुश अ नेल इनटू द वुडन प्लैंक बाय इट्स हेड। अब क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये नेल है, ओके, अभी तक ये सीधी है, हम ऐसे कर रहे हैं। अब एक बार कभी ट्राई करना कि नेल को दूसरी डायरेक्शन में, यानी कि उसके हेड से यहाँ पर लगा करके ऐसे टाइप में उसको इंसर्ट करने की कोशिश करना। क्या वो नेल वॉल में जाएगी? इट वुड बी मच हार्डर देन दी एक्चुअल टाइप। ऑलराइट, सो यहाँ पर अगर हम देखें तो अब अगर हम पुश करें टू द बाय द पॉइंटेड एंड तो ये मच ईजियर होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब क्या होता है ना, यहाँ पर जो एरिया है, ये जो शार्प एंड होता है, जो नेल का शार्प एंड होता है, यहाँ पर एरिया कम हो जाता है। ओके, और अगर हेड की तरफ से देखें तो यहाँ पर देखें कि एरिया बहुत ही ज़्यादा है कंपैरेटिवली, इट हैज़ अ लार्जर एरिया, यहाँ पर एरिया बहुत ही कम है। तो अब इसको ध्यान में रखते हुए हम समझेंगे कि जो प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है। ओके, हमने ध्यान रखा, उसके थ्रू हम समझेंगे कि प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्या है। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। अब जो फोर्स होता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एरिया है वो डिनोमिनेटर में है, यानी कि अगर एरिया कम होगी तो फोर्स ज़्यादा होगी। ओके, एरिया ज़्यादा होगी तो फोर्स कम हो जाएगी। ऑलराइट, सो क्या होता है कि हमने जैसे कि नेल के केस में देखा, तो जब नेल का पॉइंटेड एंड हम वॉल में इंसर्ट कर रहे हैं तब क्या हो रहा है? प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि फोर्स तो हम उतनी ही अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, हैमर से उतनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बट यहाँ पर एरिया कम है, इसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसकी वजह से नेल कैन ईजिली गेट इंसर्टेड इनटू द वॉल। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? अब हमने एक और यहाँ पर देखा था केस कि हम अगर एक शार्प नाइफ को देखें तो अब हम यूज़ करते हैं शार्प नाइफ्स इन कटिंग वेजिटेबल्स, राइट? या फिर आप यूज़ करते हैं डल नाइफ, हम यूज़ करते हैं शार्प नाइफ्स, राइट? क्यों हम यूज़ करते हैं शार्प नाइफ्स? क्योंकि जो शार्प नाइफ होते हैं ना, ये इतने शार्प होते हैं कि इनका जो सरफेस एरिया होगा नीचे का, ये जो इनका सरफेस एरिया होगा वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही पतला होगा। अब अगर हम डल नाइफ यूज़ करेंगे जो बहुत टाइम से शार्प नहीं की गई हो, तो उनका जो सरफेस एरिया हो जाएगा ना वो थोड़ा सा वाइड हो जाएगा, जिसकी वजह से इट वुड बी हार्डर टू कट दी वेजिटेबल्स, राइट? सो यहाँ पर इसी वजह से यहाँ पर प्रेशर का कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि फोर्स तो हम उतनी यूटिलाइज कर रहे हैं टू कट द वेजिटेबल्स, बट जो नाइफ्स जो शार्प होंगी वो इजीली कट करेंगी क्योंकि एरिया कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर भी हम एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर हम कोई भी पाइप यूज़ कर रहे हैं, होज पाइप लाइक गार्डन पाइप अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि अगर नॉर्मली उसका प्रेशर इतना आ रहा है, ओके, अगर हम इसका एरिया कम कर देते हैं, जैसे कि कभी कभी उसको हम क्लोज करने की कोशिश करते हैं ना, एरिया कम हो जाता है, एरिया इतना कम हो जाता है तो बहुत जोर से प्रेशर से पानी निकलता है बाहर, यस और नो? सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाएगा, यहाँ पर लो प्रेशर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर एरिया कम कर रहे हैं और यहाँ पर एरिया ज़्यादा है, फोर्स दोनों तरफ से सेम लग रही है, बस एरिया की वजह से प्रेशर हाई या लो हो रहा है। सो आई नाउ अंडरस्टैंड वाई पोर्टर्स जो होते हैं वो प्लेस करते हैं राउंड पीस ऑफ क्लॉथ ऑन देयर हेड व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये है ना, ये एक राउंड पीस को यहाँ पर प्लेस करते हैं जब इनको हैवी लोड्स को कैरी करना होगा। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि जो एरिया है, ये एरिया ना इधर पर बढ़ जाता है, एरिया बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? प्रेशर जो है जो ऊपर से आ रहा है वो कम हो जाएगा, हैवी लोड का जो फोर्स लग रहा है वो मतलब फोर्स तो उतना ही लग रहा है दोनों केस में। अब अगर वो अपने सर पर वो हैवी जो क्लॉथ है वो यूज़ नहीं भी करेंगे, दोनों केस में फोर्स उतना ही लगेगा, बट
प्रेशर कम हो जाएगा। यहाँ पर जब एरिया बढ़ा दिया यहाँ से तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो इधर पे क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। बाय डूइंग दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसकी वजह से प्रेशर कम हो जाएगा ऑन देयर हेड एंड दे फाइंड इट ईजियर टू कैरी द लोड। ऑलराइट, तो इससे हमें पता चलता है कि इट बिकम्स ईजियर फॉर देम। अब हम बात करते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस के बारे में। ओके, अभी तक हमने बात की थी सॉलिड्स की, अब जानते हैं कि क्या लिक्विड्स और गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं। So does it also happen depend on the area which the force acts? यहाँ पे क्या यहाँ पर भी एरिया पे डिपेंड करती है the pressure of the force? So सबसे पहले हम इसको समझते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू। यहाँ पर हमने एक एक्टिविटी देखी थी कि बिटवीन द अमाउंट ऑफ बल्ज, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे जैसे वाटर का लेवल रेज करेगा, जितना ज़्यादा हाइट होगा उतना ज़्यादा यहाँ पर रबर में भी बल्ज हमें देखने को मिलेगा, है या नहीं। यहाँ पर एक एक्टिविटी की थी यहाँ पर जिसमें नीचे जो है रबर है, ओके, रबर शीट है, यहाँ पर रबर शीट टाइड है और हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे वाटर लेवल बढ़ेगा, जितना ज़्यादा वाटर लेवल होगा यहाँ पे बल्ज भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, सो जिससे हमें एक आइडिया लगता है कि येस जो लिक्विड्स होते हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सो द बल्जिंग ऑफ द रबर शीट इन दिस केस इंडिकेट्स दैट द वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन ऑल द साइड्स ऑफ कंटेनर एज वेल। अब यहाँ पर हमने जैसे कि देखा था कि जो वाटर है ये हाइट पर डिपेंड कर रहा है, ओके, वाटर कॉलम in the cylinder. All right, so pressure exerted by water at the bottom of the container depends on height of its column. अब ये जो केस है यहाँ पर हम देख सकते हैं कि साइड्स में भी वाटर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। So the bulging of rubber sheet in this case indicates that water exerts pressure on the sides of the container as well. जैसे कि हमने पहले केस में देखा था कि जो वाटर है वो नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो वाटर है वो साइड्स की तरफ, वॉल्स ऑफ द कंटेनर्स की तरफ भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। अब एक और केस हमने देखा था कि जो सेम हाइट पर हमने डिफरेंट यहाँ पर इस बॉटल में होल्स क्रिएट करे थे, तीनों साइड से इक्वल प्रेशर से पानी बाहर आ रहा है, तो जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं दे एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ। अब अगर जो सेम डेप्थ है उस पर हमने तीन डिफरेंट स्पेसेस भी अगर क्रिएट करें ना तो इक्वल प्रेशर तीनों तरफ से निकल करके आता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि सेम डेप्थ पर इक्वल प्रेशर अप्लाई होता है। तो इन एक्टिविटीज से हम बता सकते हैं कि जो लिक्विड्स होते हैं ना ये भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में लिक्विड को हमने रखा है वो एक्सर्ट करते हैं प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। सो हैव यू एवर सीन फाउंटेन्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ लीकिंग जॉइंट्स और होल्स इन पाइप्स और सप्लाइंग वाटर? तो हमने देखा है कि कभी कभी ऐसे फाउंटेन्स ऑफ पानी बाहर आ जाते हैं। क्यों आते हैं ये? बिकॉज द लिक्विड्स दे कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स of their container. All right, इसके अलावा हमने देखा कि गैसेस में भी when you inflate a balloon, why do you have to close its mouth? अब जब भी हम बलून को इन्फ्लेट करते हैं क्यों हमको उसको बंद करना पड़ता है? हमें इसलिए बंद करना पड़ता है क्योंकि अगर हम उसको एज इट इज रखेंगे तो जो यहाँ पर गैप होता है उससे जो एयर हो गई वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी और इट कैन कम आउट। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो गैसेस होती है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती है। व्हाट हैपेंस व्हेन यू ओपन द माउथ ऑफ एन इन्फ्लेटेड बलून? इट वुड कम आउट, इट वुड एक्सर्ट प्रेशर। सो सपोज यू हैव अ बलून विच हैज होल्स। अब कोई बलून है विच हैज होल्स, तब क्या होगा? वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट? अब किसी बलून में होल्स होंगे तो एयर तो एक्सर्ट करती है प्रेशर, सो एयर वुड कम आउटसाइड। सो गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, जिससे हमें पता चलता है। सो अब हम बात करते हैं फाइनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। अभी तक हमने जाना कि सॉलिड्स में भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, लिक्विड्स में भी प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है और एक्सर्ट किया जाता है गैसेस में भी प्रेशर। अब हम बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। सबसे पहले तो हम क्या जानते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है? कि इट इज़ अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस अराउंड द अर्थ। हम जानते हैं कि अर्थ के अराउंड जो गैसेस प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। सो द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मेनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। सो अर्थ के अबव बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स तक भी जो गैसेस है वो रहती है। ओके, ये एटमॉस्फेरिक एयर होती है। सो दिस इज नोन एज द अब जो ये गैसेस है ना, अब हम जानते हैं कि गैसेस एक्सर्ट कर सकती है प्रेशर, यस और नो? गैसेस एक्सर्ट करती है प्रेशर, तो जो गैसेस एक्सर्ट करती है ना यहाँ पर प्रेशर हमारे एटमॉस्फेयर में, उसी प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो वी नो दैट द प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। हम जानते हैं कि फोर्स अपॉन एरिया को ही हम बोलते हैं प्रेशर। सो इफ वी इमेजिन दैट अ यूनिट एरिया एंड अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर। अब सबसे पहले ये समझ जाते हैं कि प्रेशर क्या है? किसी भी एरिया पर कुछ फोर्स अगर अप्लाई हो रही है तो उसको हम प्रेशर बोल रहे हैं। तो अगर हम इमेजिन करें एक एरिया है और एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा सिलेंडर है, मतलब बहुत ही बड़ा सिलेंडर है, यहाँ पर इतना बड़ा सिलेंडर है, तो अगर हम यहाँ पर देखें, अगर हम क्या कहते हैं लॉजिकली यहाँ पर समझे, तो अब हमारे अर्थ पे है ना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है या नहीं? हमारे अर्थ पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो नेचुरली खुद समझो कि ये जो एयर के पार्टिकल्स है, एयर के भी पास में मास है, राइट?
सो जो एयर के पार्टिकल्स है वो सबसे ज़्यादा अर्थ में ग्रेविटी की वजह से नीचे नीचे के लेयर्स में सबसे ज़्यादा रहेंगे, और जैसे जैसे ऊपर जाते रहेंगे उनके मॉलिक्यूल्स कम होते जाएंगे। होगा या नहीं, ये ऐसा होगा या नहीं, यस और नो, होगा, राइट। सो जो ग्रेविटी है उसकी वजह से एयर के मॉलिक्यूल्स नीचे की तरफ ज़्यादा रहेंगे, अर्थ के जो नीचे के सरफेस है उसकी तरफ ज़्यादा रहेंगे, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वहाँ पर हमें एयर के मॉलिक्यूल्स कम देखने को मिलेंगे। होगा या नहीं? तो अब अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स नीचे की लेयर पे है तो एक प्रेशर बनेगा या नहीं, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स है नीचे तो एक प्रेशर बनेगा, वही प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इफ यू इमेजिन अ यूनिट एरिया इन अ वेरी लॉन्ग सिलेंडर स्टैंडिंग ऑन इट फिल्ड विद एयर, देन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द एयर इन दिस सिलेंडर इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ पर ग्रेविटी की वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट होता है। सो व्हेन यू प्रेस द sucker, most of the air between its cup and the surface escapes out। अब अगर यहाँ पर आपने कभी ऐसा यूज करके देखा है तो यहाँ पर क्या होता है, इसको प्रेस करने से ना एक काइंड ऑफ एयर बाहर आ जाती है और एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, होता है नहीं। सो द सकर स्टिक्स टू द सरफेस बिकॉज द प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर एक्ट्स ऑन इट। अब क्या होता है, ये यहाँ पर स्टिक कर जाता है क्योंकि यहाँ पर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करने लग जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करने लग जाता है। तो टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस द अप्लाइड फोर्स शुड बी लार्ज इनफ। अब क्या होता है कि हम अगर इसको पुल ऑफ करना चाहें ना तो हमें इतनी ज़्यादा फोर्स लगानी है जो कि कैंसिल कर सके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को और हम लोग इसको बाहर से पुल ऑफ कर पाए। ऑलराइट, सो टू पुल ऑफ द सकर यहाँ पर the force has to be large enough to overcome the atmospheric pressure। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में एक और बात जान लें कि द फोर्स ड्यू टू एयर इन अ कॉलम ऑफ हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड एरिया। अब एक एरिया अगर 15 × 15 सेंटीमीटर की एरिया है ना, तो उस पर कोई भी एरिया हमारे अर्थ पर अगर 15 × 15 सेंटीमीटर की कोई भी एरिया है तो उस पर 2250 न्यूटन 2250 न्यूटन की जो फोर्स होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्सर्ट की जाती है, जो कि 225 kg के मास के ऊपर होनी चाहिए। ऑलराइट, विच इज़ नियरली इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो कि एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन किसी का अगर वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट 225 kg है तो उस पर जितनी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है उतना ही जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतना ही फोर्स 2250 न्यूटन की फोर्स इतने एरिया पर 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर के एरिया पर इतनी ज़्यादा फोर्स क्या कहते हैं एक्सर्ट करता है। तो सोचो ये कितनी ज़्यादा फोर्स है। तो द रीज़न, अब सोचो कि ये फोर्स कितनी ज़्यादा है, 2250 न्यूटन इज़ अ ग्रेट फोर्स। तो क्यों हम ऐसी फोर्स के नीचे क्रश नहीं हो रहे? जब हमारे आसपास इतनी ज़्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर फोर्स हमें फील होना चाहिए तो क्यों हम उसके नीचे क्रश नहीं हो रहे? द रीज़न वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस फोर्स, ये हमारे आसपास बहुत ज़्यादा फोर्स है तो हम क्रश यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जो यहाँ पर प्रेशर इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के इनसाइड भी कुछ प्रेशर है, हमारी बॉडी के इनसाइड भी कुछ प्रेशर है, और ये जो प्रेशर है ना ये हमारे आउटसाइड जो एनवायरनमेंट है उसको कैंसिल आउट करता है, उसको इवन आउट करता है, बैलेंस करता है। ऑलराइट, सो हमारे अंदर भी, हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ फोर्स, कुछ प्रेशर है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करता है। इसी वजह से वी आर नॉट क्रश्ड अंडर दिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमें समझ में आता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हम जान लेते हैं एक और बात जो कि है, डिड यू नो कि जो ओटो वॉन ग्वेरिक थे, एक जर्मन साइंटिस्ट, ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे 17th सेंचुरी के, इन्होंने इन्वेंट किया था एक पंप। इन्होंने एक पंप इन्वेंट किया था टू एक्सट्रैक्ट एयर आउट ऑफ अ वेसल। यहाँ पर इन्होंने एक पंप, एक वेसल था उसमें से ना एयर बाहर निकालने के लिए एक पंप इन्वेंट किया था। ओके, सो क्या हुआ था, विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डिमॉन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर। यहाँ पर इन्होंने एयर प्रेशर की फोर्स को डिमॉन्स्ट्रेट किया। ही जॉइंट 2 हॉलो मेटल हेमिस्फीयर्स ऑफ 51 सेंटीमीटर डायमीटर। अब ये इन्होंने ना 2 हॉलो मेटल हेमिस्फीयर्स को ज्वाइन किया यहाँ पर, जैसे कि हम देख सकते हैं एक हेमिस्फीयर यहाँ पर है, एक हेमिस्फीयर यहाँ पर है। इसने इनको ज्वाइन किया और इनमें से पूरी की पूरी एयर को पंप आउट कर दिया। ओके, इनमें जितनी भी एयर थी पूरी तरह से इन्होंने, जो पंप इन्होंने इन्वेंट किया था उससे इन्होंने पूरी तरह से उस एयर को पंप आउट कर दिया। अब यहाँ पर अंदर क्या हो गया, अंदर तो वैक्यूम क्रिएट हो गया ना। सो देन ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेज ऑन ईच हेमिस्फीयर टू पुल देम अपार्ट। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा वैक्यूम क्रिएट हो गया कि यहाँ पर 8 हॉर्स दोनों तरफ यहाँ पर क्या कहते हैं उन्होंने एम्प्लॉय किए टू पुट ऑन द अदर साइड्स, बोथ द साइड्स। तो क्या हुआ कि इधर पे इतनी ज़्यादा फोर्स थी कि ये जो हेमिस्फीयर्स थे, इतने सारे हॉर्सेज ऑन बोथ द साइड्स होने के बावजूद भी इट कुड नॉट गेट पुल्ड अपार्ट। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम यहाँ पर एयर प्रेशर का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि इतना ज़्यादा यहाँ पर फोर्स यहाँ पर अप्लाई करने पर भी ये हेमिस्फीयर्स बाहर से पुल अपार्ट नहीं हो पाए। ऑलराइट, which concludes the chapter and now let us talk about our favorite platform मैग्नेट ब्रेन्स, जो कि हमें फ्री में क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। हमारा काम है वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना।
मैग्नेट ब्रेन्स हमें इंग्लिश मीडियम के साथ साथ हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज प्रोवाइड करता है, सीबीएसई बोर्ड के साथ साथ इन सारे बोर्ड्स के भी कोर्सेज प्रोवाइड करता है। इसके अलावा मैग्नेट ब्रेन्स ऑल्सो प्रोवाइड्स अदर कोर्सेज लाइक वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश। हमारे ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैग्नेट ब्रेन्स इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर प्रेजेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।